Hello and welcome back to Learning Basics. So today we will study about Mysore in the 18th century. ये हमारी सीरीज का कवर रहेगा. Firstly we studied about Bengal, then Hyderabad and Karnataka in the 18th century and now Mysore. मैसूर अपने हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम पे वॉज एट इट्स पीक बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसूर ने रोल प्ले किया था बंगाल के बाद. बिकॉज मैसूर में बहुत जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम पे था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा था. इतना ज़्यादा मिलिट्री रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड पे इतना इंपॉर्टेंट बना लेता हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कि ब्रिटिश को डर लगने लगा था कि अगर मैसूर रहेगा, अगर वो मैसूर को कवर नहीं करते हैं, अगर सब्सिडियरी अलायंस में नहीं लाते हैं, सो द बिगेस्ट एनिमी विल अराइज फ्रॉम द मैसूर इटसेल्फ. सो इन दिस वीडियो विल कवर एंग्लो-मैसूर वॉर्स, सब्सिडियरी अलायंस, रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस और हमारा एक्सपेंशन अंडर हैदर अली and Tipu Sultan. So let's cover it. So Mysore existed under Vijayanagar Empire in 18th century. सबसे पहले विजयनगर एम्पायर के अंडर में था. Then it came under वोडियार डायनेस्टी. हमारे रूलर का नाम था चिक्का कृष्णा राज वोडियार. 17th सेंचुरी में जो था ये वोडियार डायनेस्टी में. दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मेन जो स्टार्ट हुआ था वो हैदर अली के टाइम पे हुआ था. देन नंजाराज एंड देवराज थे एक, उन्होंने ओवरथ्रो किया वोडियार डायनेस्टी को एंड दे ऑक्यूपाइड इन अर्ली 18th सेंचुरी. Then Hyder Ali was born in a secure family in 1721. Hyder Ali born हुए थे. Then he was a great military commander इनकी आर्मी में and then he overthrew the both of them and occupied the throne in 1761 and उन्होंने मैसूर को अपने अंडर में ले लिया था. And then the peak of Mysore state actually started हैदर अली के टाइम से ही and then उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जब ऑक्यूपाई किया तो उनके टाइम से. So Mysore was at peak इन दोनों के अंडर में and let's see what was the most changes that they brought. So let's learn the reforms under Hyder Ali. So सबसे पहले जो थे मिलिट्री रिफॉर्म्स. सबसे पहले तो जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस करा गया था मुगल्स के एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय द रिसाला सिस्टम. उसके अंदर में क्या था, जो लोकल चीफ्स थे, देशमुख, सब इन सबको, पोलगर्स, इन सबको रिमूव कर दिया गया था. मतलब अब कोई भी लोकल चीफ ये सब नहीं थे. तो रिसाला सिस्टम के अंडर में जो हमारे रूलर थे हैदर अली, ही यूज्ड टू अपॉइंट, खुद से अपॉइंट करते थे एक कमांडर को, सोल्जर्स एंड वेपन्स टू. मतलब कौन से वेपन्स हैं, क्या है, ये सब हमारे रिसाला सिस्टम के अंदर आता था एंड इट वाज अपॉइंटेड बाय द रूलर इटसेल्फ. मतलब हैदर अली खुद से देख के, खुद सब कुछ चीज़ें देख के देन अपॉइंट करते थे. द कमांडर यूज्ड टू टेल हिम. एंड सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो करी थी, उन्होंने सेपरेट कर दिया था आर्मी और रेवेन्यू सिस्टम को. मतलब कि ये अब एक सेंट्रलाइज स्टेट बन गया था. कैसे कि आर्मी को सेपरेट कर दिया गया था एंड रेवेन्यू सिस्टम को सेपरेट. मतलब जागीरदारी में क्या था कि आर्मी में जो है दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड देन वो जाके किंग को देते थे. बट अब हैदर अली के टाइम पे इट वाज जस्ट सेपरेटेड एंड इट वाज एक सेंट्रलाइज स्टेट. सेगमेंटरी स्टेट वो होता है जब किंग के बीच में जागीरदार्स और उनके नीचे होते हैं पीपल. मतलब देयर इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन देम. किंग और पीपल के बीच में इंटरमीडिएट है. बट इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट. अब जैसे किंग और पीपल के बीच में कोई नहीं है. लाइक देयर आर सम पीपल बट ऐसे नहीं है कि आप, मतलब देयर इज इट इज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट. मतलब नो इंटरमीडिएट्स बिटवीन द किंग एंड द पीपल. ठीक है, जो आर्मी को सेपरेट कर दिया है, रेवेन्यू सिस्टम को सेपरेट कर दिया है. सो दैट वाज द मेन रिफॉर्म. सो दिस वाज मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड अगेन सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनके सिस्टम को इनका जो सिस्टम था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कहा जाता था मिलिट्री फिस्कलिज्म. ठीक है, मोस्टली इट यूज्ड टू कॉल मिलिट्री फिस्कलिज्म. क्यों एक ये टर्म दे दिया गया था? बिकॉज देयर वाज नो इंटरमीडिएट बिटवीन द किंग एंड द ऑफिशियल्स. इन्होंने जो हैदर अली थे, इन्होंने अपॉइंट कर दिए थे कुछ सैलरीड ऑफिशियल्स. मतलब कुछ ऑफिशियल्स जो थे अपॉइंट किए थे और उनका क्या था, दे वर पेड सैलरी. अब वो सैलरी पे किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना अच्छे से काम करेंगे. सो दिस वाज द रेवेन्यू सेंट्रलाइज कर दिया था. मतलब रेवेन्यू इज सेपरेट एंड द आर्मी सिस्टम इज सेपरेट. सो दिस वाज द मेन रिप्लेसमेंट दैट वर ब्रॉट अंडर हैदर अली. बिकॉज जागीरदारी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा, जागीरदारी क्राइसिस एंड इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया था मुगल्स के टाइम पे एंड अब उसको रिप्लेस किया गया था. सिर्फ मैसूर में किसने रिप्लेस किया था? हैदर अली के टाइम पे. सो दिस वाज एंड
one more is there. So agriculture and trade also flourished under Hyder Ali. It was very important कैसे modernize the agriculture economy by promoting and repairing irrigation systems. हैदर अली ने क्या किया था, न्यू इरिगेशन सिस्टम्स लेके आया था और नए नए प्रमोट कर रहा था वो एग्रीकल्चर पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था कि हैदराबाद और कर्नाटक में कि ये सेम चीज़ हो रही थी बंगाल में भी, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था बिकॉज जबकि बहुत इंपॉर्टेंट था, बट सारा ध्यान वॉज ऑन ट्रेडिंग एंड दिस थिंग, बट नोबडी टुक अ फेस ऑन एग्रीकल्चर। सो इन्होंने प्रमोट किया था सेरिकल्चर को एंड ऑल्सो 1793 में लॉन्च द स्टेट कमर्शियल कोऑपरेशन टू सेट अप फैक्ट्रीज आउटसाइड मैसूर। क्यों? अब उनको लग रहा था कि क्यों डायरेक्ट हम लोग किसी के थ्रू ट्रेड क्यों करवा रहे हैं, मतलब कि जैसे ब्रिटिश के थ्रू ट्रेड हो रहा था या फ्रेंच के थ्रू ट्रेड हो रहा था, बट ही वाज द वन टू थिंक कि किसी के थ्रू क्यों ट्रेड हो रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस क्यों नहीं बिल्ड कर सकते बाहर के साथ। सो ही लॉन्च द स्टेट कमर्शियल कॉर्पोरेशन टू सेटअप फैक्ट्रीज, ताकि एक डायरेक्ट कंपनी जो थी, ये कंपनी सेटअप की गई थी ताकि डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस बिल्ड हो सके। एंड ऑल्सो मॉडर्न आर्सेनल फैक्ट्री वॉज सेटअप इन डिंडीगल इन 1755। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करो। ही मेड रिलेशंस विद फ्रांस, टर्की, एम्बेसीज अपने भेजते थे वो बाहर ताकि इन जगह के साथ, इन सबके साथ हमारी रिलेशंस बिल्ड हो सके। सो मैसूर वाज एट इट्स पीक, ये हम देख सकते हैं, इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे यहाँ पे। सो ऑल दिस एंड इसीलिए वो ब्रिटिश को बिल्कुल बाहर करना चाहते थे अपने स्टेट से। मतलब मैसूर में उन्होंने एक टाइम पे टीपू सुल्तान ने क्या किया था, बैन भी कर दिया था ब्रिटिश को अपने स्टेट की बाउंड्रीज में ट्रेड रिलेशंस कंटिन्यू करने से। सो दिस वाज मैसूर। And now we will see what were the reasons for the outbreak of Anglo-Mysore wars. The reasons for the outbreak of Anglo-Mysore wars, first was rapid territorial expansion. अभी मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा expand करते जा रहे थे टेरिटरी हमारी मैसूर की कि it came in conflict with its neighbor states. ठीक है, neighbor states के conflict में आ गया था। सबसे पहले it became a military threat to Madras and Karnataka. अब इन दोनों states हैदराबाद, मराठाज, कर्नाटक, मद्रास, इन सबको लग रहा था कि अगर मैसूर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता जाएगा एज हमारे हैदर अली का जो मेन एम था हमारे हैदर अली का, इट वाज द एम टू पजेस साउथ इंडिया। वो पूरे साउथ इंडिया को पजेस करना चाहते थे एंड इस वजह से वो टेरिटरी एक्सपैंड करते ही जा रहे थे मैसूर की। एंड इट बिकेम अ रियल थ्रेट टू ऑल द नेबर स्टेट्स उस टाइम पे। एंड फ्रॉम इट एक्सपैंडेड फ्रॉम कृष्णा इन नॉर्थ टू मालाबार कोस्ट इन वेस्ट। एंड मालाबार कोस्ट को मतलब ऑक्यूपाई करने का क्या वो था उनका मेन एम, टू एक्सेस इंडियन ओशन, ताकि वो ट्रेड फ्लरिश कर सके। अभी मैंने बताया कि उन्होंने ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करे थे बाकी की कंट्रीज के साथ, तो इसलिए था ताकि वो एक्सेस कर सके इंडियन ओशन को एंड वहाँ से उनका ट्रेड फ्लरिश हो सके। सो दिस वाज रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। एंड नेक्स्ट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इज द मेन रीजन ऑफ ऑल द वॉर्स इन ऑल द स्टेट्स। ये तो रीजन है ही, मतलब अगर आप कहीं पे भूल भी रहे हो, सो रिमेंबर दिस कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इज द मेन रीजन, बिकॉज दोनों को ही ट्रेड रिलेशंस मोनोपोली चाहिए थी, ट्रेड रिलेशंस की ट्रेड फ्लरिश करने के लिए। बट अब मैसूर के साथ क्या था, बिकॉज मैसूर बिल्कुल ही मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान जो दोनों थे, दोनों के मेन मोटिव दिमाग में था कि कुछ भी हो जाए बट इंग्लिश हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे अपने स्टेट में तो ट्रेड रिलेशंस नहीं करने देना अच्छे से। सो ही इवन मतलब उन्होंने बैन भी कर दिया था कुछ टाइम के लिए। एंड तो वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते थे हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनको अलाउ नहीं करना है मैसूर में ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करने के लिए। सो जो इन दोनों को था कि मैसूर फ्रेंडशिप विद फ्रेंच, और क्योंकि उन्होंने फ्रेंच, हैदर अली ने फ्रेंच असिस्टेंस ली थी ब्रिंग रिफॉर्म्स, मतलब आर्मी के लिए, और क्योंकि हैदर अली ने जितने भी रिफॉर्म्स किए थे वो यूरोपियन लाइंस पे किए थे, कुछ भी सब डिफरेंस था हमारे मुगल के रिफॉर्म्स थे, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम इट वाज ऑल रिप्लेस्ड एंड इट वाज जो रिफॉर्म लाए गए थे दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन द यूरोपियन लाइंस। सो जो हमारी हैदराबाद मराठास एक्टेड इन कोलिजन विद ब्रिटिश, तो उनको लग रहा था कि अब जो है सबसे बड़ा हमारा बिगेस्ट एनिमी अगर कहीं से निकलेगा तो वो मैसूर से ही निकलेगा। एंड ऑल्सो ब्रिटिश के पास एक सिंगल रीजन था, क्योंकि वो एक्ट करना चाहते थे डिफरेंट स्टेट्स पे, अब उनको अपने अंडर में लेना था। सो मैसूर वॉज अ मेन थ्रेट टू देम, क्योंकि अगर वो नहीं कवर करेंगे तो उसके बाद वो आगे कैसे कर पाएंगे। सो दैट वॉज द रीजन। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी, सो नेक्स्ट इज मैसूर्स कंट्रोल ऑफ मालाबार कोस्ट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि क्योंकि वो
इस मालाबार कोस्ट को बिल्कुल एक्सेस करना चाहते थे बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन, एंड इट वाज सीन एज अ थ्रेट टू इंग्लिश ट्रेड इन पेपर एंड कार्डेमन, बिकॉज इंग्लिश का ट्रेड होता था वहीं से। सो उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट था कि अगर मतलब उसको कंट्रोल कर लिया है तो हमें ट्रेड रिलेशंस मिलेंगे कि नहीं, ट्रेडिंग पोजीशंस हमारी चली ना जाएं। एंड ऑल्सो इन 1785 एज आई टोल्ड यू, टीपू इम्पोज्ड अ बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड कार्डेमन फ्रॉम पोर्ट्स विद इन हिज किंगडम। अभी उन्होंने क्या किया कि अब मेरे अंदर जितने भी पोर्ट्स आ रहे हैं मेरी किंगडम में, वहाँ से उन्होंने वहाँ से एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। एंड देन इन 1788 उन्होंने पूरे ट्रेड रिलेशंस अपने ख़त्म कर दिए इंग्लिश ट्रेडर्स के साथ, बिकॉज वो चाहते ही नहीं थे कि कहीं से भी इंग्लिश ट्रेडर्स हमारे उनकी किंगडम में पैर भी रखें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टीपूज एम टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट वाज सीन एज अ थ्रेट। अभी मैंने बताया क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर निकल के आ रहा था हमारा मैसूर, एंड बहुत ज़्यादा थ्रेट था सारे। अब ये नहीं, उस टाइम पे ये नहीं था इंडिया में कि सारे चलो मिल के आ जाए मैसूर के साथ, हमारे जितने भी नेबर स्टेट्स थे वो आ जाए साथ में मैसूर की, एंड दे फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो हटा दे वहाँ से। नहीं, कोई यूनिटी उस टाइम पे इतनी नहीं, किसी के मन में इतना नेशनलाइजेशन नहीं आ रहा था। सो बल्कि वो उन्होंने हाथ मिला, हैदराबाद मराठास उन्होंने हाथ मिला दिया था इंग्लिश ट्रेडर्स के साथ टू कम्पीट अगेंस्ट मैसूर। सो दिस वाज द रीजंस, एंड नाउ वी विल लुक एट एंग्लो मैसूर वॉर्स। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी, एंड वी विल सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सारी वॉर्स में इट वॉज द अलायंस ऑफ हैदराबाद प्लस मराठास प्लस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? मैसूर। सारी वॉर्स में एक्सेप्ट इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सो दिस वाज यूनिक, एंड ये काफ़ी पूछी भी जाती है इसीलिए। सिर्फ सेकेंड एंग्लो मैसूर में हमारी ये अलायंस टूटी थी, बाकी ये चारों वॉर्स में ये तीनों compete कर रहे थे अगेंस्ट मैसूर। सो लेट्स लुक एट द वॉर्स नाउ। एंग्लो मैसूर वॉर, सो 4 वॉर्स हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एग्जिस्टेड फ्रॉम 1767 टू 69, ठीक है। पहले हम सारी डेट्स पढ़ेंगे। देन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1780 टू 84, थर्ड फ्रॉम 89 टू 92, एंड फोर्थ इन 1799। सो सबसे पहले क्या था हमारा, दिस वाज मैसूर, ठीक है। अब फर्स्ट वॉर में क्या था? मराठास प्लस हैदराबाद। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सिर्फ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज यूनिक क्योंकि उसमें क्या था, ऑल द थ्री स्टेट्स जो हमारे मराठा प्लस हैदराबाद प्लस मैसूर थे, दे वर अगेंस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सिर्फ इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ऐसा हुआ था। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल द वॉर्स में क्या था, मराठास प्लस निज़ाम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अगेंस्ट मैसूर, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हम ऑलरेडी रीजन देख चुके हैं, बिकॉज इट वॉज ऑल मैसूर वॉज एमर्जिंग एज अ मेजर थ्रेट टू देम। सो इन सारे तीनों ने अलायंस बना के अगेंस्ट किया था मैसूर के। सो दिस वॉज मैसूर इन फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड सेकेंड के बाद क्या हुआ? सेकेंड के बाद ये हुआ था, अभी हम मराठा स्टेट्स जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, बिकॉज मराठास को ये बोला गया था कि अगर आप ब्रिटिश उन्हें अटैक नहीं करेंगे तो मराठास उनका साथ देंगे एंग्लो मैसूर वॉर में। सो दिस वॉज इन मराठा स्टेट, इट वॉज हैपनिंग दैट, एंड वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी कि अगर ब्रिटिश उनको अटैक नहीं करेंगे, सो मराठास विल हेल्प देम इन एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सो दे कोल्यूडेड विद इंग्लिश अगेंस्ट मैसूर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या कर रहे थे? अब टीपू सुल्तान वॉज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग मैसूर। सो क्या हुआ था आफ्टर सेकेंड वॉर, मतलब सेकेंड वॉर में अब क्या हुआ था, मराठा प्लस हैदराबाद प्लस मैसूर, कैसे इन्होंने अलायंस बना लिया अगेंस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट दैट डिडंट वर्क आउट। व्हाई? बिकॉज टीपू ने क्या किया था, टीपू सुल्तान ने अटैक किया था ट्रावनकोर में, जो कि बहुत ही, वहाँ के जो रूलर थे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे हैदराबाद के, एंड देयरफॉर उन्होंने अटैक किया था ट्रावनकोर को। सो देयरफॉर हैदराबाद, ऑब्वियसली बात है, अगर उनकी फ्रेंडशिप पे अटैक आएगा, सो ही अगेन कोल्यूडेड विद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड बिकॉज अभी मैंने बताया कि मराठास ने ऐसा क्यों किया था, बिकॉज उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिश के साथ। सो दिस अलायंस ब्रोक आउट वेरी सून, एंड इन फ्रॉम 89 टू 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, जब मराठा प्लस हैदराबाद प्लस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मैसूर, ठीक है। देन अब यहाँ पे ये देखो आप, फर्स्ट ये मैसूर है कितना एक्सपैंड करता जा रहा है। नदन सरकार वर ऑलरेडी अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो जब फ्रेंच के साथ लड़ाई हुई थी, ये अभी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नदन सरकार वर एनेक्स्ड टू ब्रिटिश ऑल्सो,
ठीक है। फ्रॉम आफ्टर सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर में ये था कि मैसूर की ये जो थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज करके थी दैट केम अंडर ब्रिटिश रूल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आती जा रही थी। सो दिस वॉज हैपनिंग एंड द डिसिसिव बैटल हैपेंड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, जब बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ। इट वॉज ऑल्सो मराठा प्लस हैदराबाद प्लस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मैसूर। सो क्या किया गया था, टीपू सुल्तान को एग्जीक्यूट कर लिया गया था। क्यों एग्जीक्यूट किया गया था? बिकॉज वो बिल्कुल भी बिल्कुल सब्सिडरी अलायंस में आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। ही वॉज अगेंस्ट इट। सो एट द एंड सब्सिडरी अलायंस में ले लिया गया था मैसूर को भी, एंड देयरफॉर मैसूर, ये आप देखो जितना भी ये पोर्शन है, इट वॉज एनेक्स्ड टू हमारा ब्रिटिश रूल, ऑल इट वॉज ऑल केम अंडर ब्रिटिश रूल। सो अब आप देखोगे, अब उन्होंने मैसूर को भी कर लिया अंडर में, ठीक है। मैसूर हो गया, हैदराबाद ऑलरेडी डन, और उसके बाद बंगाल वॉज ऑलरेडी डन। नाउ इट वॉज अ टर्न फॉर मराठास, ठीक है। अब वो मराठास के पीछे पड़ेंगे बिकॉज मराठास वॉज ऑल कवर्ड विद, अभी ये मराठास ने जाना नहीं, अभी तो वो उनका साथ दे रहे थे, बट मराठास वॉज नाउ ऑल कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो इट वॉज नाउ अ वेरी इजी फॉर देम टू अटैक देम नाउ। अब वो मेजर थ्रेट हट गया था मैसूर उनके पास से। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में टीपू वॉज एग्जीक्यूटेड एंड मैसूर वॉज एंटर इनटू अ सब्सिडरी अलायंस फोर्सफुली, बट ले लिया गया था सब्सिडरी अलायंस में। अब सब्सिडरी अलायंस में क्या था? सब्सिडरी अलायंस ये होता है, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, ये सब्सिडरी अलायंस इज दिस कि आप कोई भी ट्रेड रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकते हो किसी के साथ, कोई भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के साथ विदाउट नोइंग ब्रिटिश को बनाए बिना कर नहीं सकते हो। एंड एक मेजर उनकी कंपनी का बंदा आपको पोस्ट किया जाएगा मैसूर के कोर्ट में, ताकि सारी ऑफिशियल जितनी भी ऑफिशियल हमारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ होती हैं, सब हमारी ब्रिटिश रूल को मिलती जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। सो लेट्स रिकैप दिस वंस। फर्स्ट एंग्लो मैसूर में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों वॉर्स में इट वॉज मराठास प्लस हैदराबाद प्लस English East India Company against Mysore, but in the second Anglo-Mysore War, it was Maratha plus Hyderabad plus Mysore versus English East India Company. So this is very important. It was all about Anglo-Mysore Wars. Let's learn the significance and हमारा features exactly क्या थे. At once, features of Mysore Empire हम already पढ़ चुके हैं. Military reforms, रिसाला system was very important. Revenue reforms, centralized revenue system, army और revenue को अलग कर दिया गया था. एग्रीकल्चर एंड ट्रेड रिफॉर्म्स, कितनी सारी सिस्टम्स नए लेके आए, इरिगेशन सिस्टम्स नए लेके आए थे। देन फैक्ट्री सेटअप की थी, देन आर्सेनल फैक्ट्री। देन कॉजेज क्या थे हमारी वॉर्स की? रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी टेरिटरी एक्सपैंड करती रहेगी तो हमारे आसपास के जितने भी नेबर स्टेट्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा। एंड दैट वाज इट वाज सीन एज अ मेजर थ्रेट टू इंग्लिश, मराठाज एंड हैदराबाद। ऑल्सो बिकॉज इंग्लिश की ट्रेडिंग पोजिशंस थी मद्रास में, सो उनको उसका भी डर था। Anglo-French rivalry also played an important role. Then control of Malabar coast for the access of Indian Ocean. It was very important. And significance क्या था? ये जो जितनी भी wars हुई उससे क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले तो मैसूर की डिफीट के साथ fear of French comeback eliminated. Because कहीं ना कहीं उनको डर था कि फ्रेंच कहाँ से ट्राई करेंगे वापस आने के लिए, बिकॉज फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी मैसूर की फ्रेंच के साथ. सो इट वॉज अ फियर कि वो वापस आ सकते हैं. सो दैट एलिमिनेटेड. एंड ऑल्सो अभी मैंने बताया बंगाल हो चुका, हैदराबाद हो गया, and now Mysore was also entered into a subsidiary alliance. So very important, it's entered into subsidiary alliance. And also अब उनके पास टाइम था कि वो प्रॉपर फोकस दे सकते हैं. किसके पास? a major threat to them after Mysore, उनके पास कौन थ्रेट था उनको? मराठास. So they can pave the way to focus on Marathas. Now they can focus on Marathas. अब उनको अंडर में लेना था and वो भी उन्होंने बाद में कर लिया था. So this was all about Anglo-Mysore War and Mysore in the 18th century. I hope सब कुछ समझ में आया. And if you have any doubts, suggestions related to this topic, please let me know in the comment section. Thank you very much. And next we will cover Marathas in the next video. Thank you.